हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपका सिलेबस दिया हुआ है। वो सारे ही सिलेबस को मैंने कोशिश की कि उससे कुछ क्वेश्चंस लेके आ सकूं। ये एक बहुत छोटा सा सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लेन एंड वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आपका जो कंप्यूटर एजुकेशन करके एक टॉपिक है वहां से मैंने लिया गया है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है ये पूछा गया है। पहला है हमारा स्पीड, सेकंड ऑप्शन है कवरेज एरिया, थर्ड है सुरक्षा और चौथा है हार्डवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा कवरेज एरिया, क्योंकि जो लैन है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क वो एक छोटा नेटवर्क होता है जैसे कि एक घर या फिर ऑफिस के अंदर, लेकिन जो वैन है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है जो दो शहरों या फिर देशों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कवरेज एरिया। अगला क्वेश्चन है मेरा कि राधा कृष्णन आयोग का दूसरा क्या नाम है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर व्यावसायिक शिक्षा आयोग। तो हम राधा कृष्णन आयोग को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, क्योंकि मेनली ये किस पे फोकस था, ये आपका उच्च शिक्षा पे फोकस था, यानी कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उस पे फोकस है, इसलिए इसका नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। एंड इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। एंड ये कब बना था, 1948-49 में। 49 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गठन इसका 1948 में हुआ था और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद ये पहला आयोग था। एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ध्यान आ रहा है कि इसने यूजीसी के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कब बना था, 1964 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1966 में। ठीक है, किस पे फोकस था, कोठारी आयोग एक पहला ऐसा आयोग था जो पूरी ही जो एजुकेशन हमारी है यानी कि प्राइमरी से लेके हमारा टोटल जो उच्च शिक्षा है उस पे फोकस था। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग जो है उसने शिक्षा के लिए कौन सी प्रणाली अपनाने की सिफारिश की, कौन सी की, 10+2+3 की, 10+1+3 ये तो कुछ नहीं होता, 12+4 ये भी कुछ नहीं होता, 8/4 ये कुछ नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका 10+2+3 वाली प्रणाली, जो आज भी लागू है। अब चेंज होगी जब एनईपी 2020 स्टार्ट होगा पूरी तरीके से। तो इसमें क्या था, इसमें 10 वर्ष की जो थी स्कूली शिक्षा थी, ठीक है, 10, और 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष की जो स्नातक शिक्षा है वो शामिल थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10+2+3। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग से ही है। कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट है इसका आदर्श वाक्य क्या था, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा सभी के लिए या राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। तो इसका टाइटल क्या था, इसका आदर्श वाक्य था राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आयोग का क्या माना था कि जो शिक्षा है वो ही किसी देश के डेवलपमेंट के लिए मेन की है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूसा, राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म आई थिंक पिछली बार के उसमें इसका फुल फॉर्म आया था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसका प्रमुख लक्ष्य शिक्षा का निजीकरण, ऐसा तो नहीं है। उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच या गुणवत्ता सुनिश्चित करना, या फिर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, या केवल अनुसंधान नहीं। केवल तो आप ना कभी कभी देखना कि एक नेगेटिव ही सेंस में जाता है, जहाँ पे केबल वाला ऑप्शन आ जाता है। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उच्चतर जो शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये रूसा का मेन एम था, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही ये था कि जो उच्चतर शिक्षा है वो सभी को उपलब्ध करवाई जाए, और जो भी रिसोर्सेस है उनकी क्वालिटी में भी डेवलपमेंट किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। ये मेनली रूसा का मेन एम था। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात क्या होना चाहिए, मतलब एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, कितने स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए, एक यानी कि 20 बच्चों पे एक टीचर, 1/20,
1:25, 1:30 या 1:40। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1:30, यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या नाम सुझाया? यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय थे उनको मुदालियर आयोग ने कौन सा नाम दिया? हाई स्कूल बोला था उन्होंने, उसको सीनियर स्कूल बोला था, मल्टीपर्पज स्कूल बोला था, या फिर मॉडल स्कूल बोला था? तो इन्होंने जो नाम दिया था वो मल्टीपर्पज स्कूल दिया था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था मल्टीपर्पज स्कूल का, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो व्यावसायिक शिक्षा है वो दी जा सके, और साथ ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो करिकुलम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, ताकि जो बच्चा है उसकी रुचि और उसकी क्षमता के अनुसार उसको एजुकेशन दी जा सके। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है मल्टीपर्पज स्कूल। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मल्टीपर्पज स्कूल की संकल्पना किसने दी थी या किसने प्रस्तुत की थी, तो वहां पे भी हमारा आंसर होगा मुदालियर आयोग। क्वेश्चन है मेरा, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मेन कार्य क्या है? डेटा स्टोरेज है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा इनपुट है, या फिर डेटा आउटपुट है? तो इसका मेन काम होता है आपका डेटा को प्रोसेस करना। सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये क्या करता है? जो दिया हुआ डेटा होता है उसको जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार उसको प्रोसेस करता है, उसको काम में लेता है और उसी के ही अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किस वर्ष से शुरू किया गया था? कब स्टार्ट किया गया था? ये आपका किया गया था 2013 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है 2013। तो रूसा को स्टार्ट किया था 2013 में। और उसका मेन एम क्या था? जो भी एजुकेशन है, उच्चतर जो शिक्षा है उसकी क्वालिटी और उसकी जो पहुंच है उसमें सुधार करना, उसकी गुणवत्ता को सुधारना, इसका मेन एम था। 2013 हमारे यहाँ पे आंसर होगा। पिछली बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, हो सकता है इस बार ईयर पूछ ले या फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ पूछ ले। अगला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में कितने प्रतिशत बजट को अनुसंधान के लिए आवंटित करना चाहिए? रिसर्च के लिए कितने परसेंट बजट के बजट है, केंद्रीय बजट, उसके लिए कितना परसेंट जो है अनुसंधान की रिसर्च के लिए आवंटित करना चाहिए, रिसर्च के लिए होना चाहिए? 10%, 15, 20%, फिर 25%। तो इन्होंने कहा था कि 20% जो है विश्वविद्यालयों को जो अपना बजट है उसका 20% भाग शोध और अनुसंधान के लिए खर्च करना चाहिए। ठीक है, जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय का जो बजट है, जो केंद्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय को क्या दे दिया? बजट दे दिया। अब जो बजट उनको मिला है उस बजट का 20% वो कहाँ लगाएंगे? शोध और अनुसंधान में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ताकि जो भी तकनीकी है, जो नई नई इंस्टीट्यूशंस हैं उसको, और जो शोध कार्य हैं और जो विज्ञान के क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा मिल सके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय साझेदारी का अनुपात क्या है? वित्तीय साझेदारी मतलब केंद्र कितना परसेंट खर्च करेगा और राज्य कितना परसेंट खर्च करेगा। ठीक है, तो 50-50% में 50% केंद्र करेगा, 50 राज्य करेगा, ये है, ऐसा नहीं है। या फिर 60% केंद्र करेगा, 40% राज्य करेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। एसएसए के अकॉर्डिंग 60 और 60:40 का रेशियो है, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो 40% खर्च करेंगी और जो केंद्रीय सरकारें हैं वो 60% खर्च करेगा। और अगर हम विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे ये रेशियो कितना हो जाता है? वो ये रेशियो हो जाता है वहाँ पे 90:10, यानी कि केंद्र सरकार 90% खर्च करेगी और जो राज्य हैं वो कितना करेंगे? 10% फंडिंग करेंगे। तो सही यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ कोई विशेष राज्य की बात नहीं की, सामान्यतः पूछा पूछा गया है, तो 60:40 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लैक बोर्ड टू कंप्यूटर योजना का क्या उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक योजना चलाई गई थी, ब्लैक बोर्ड टू कंप्यूटर। इसका क्या उद्देश्य था? स्कूलों में कंप्यूटर की उपलब्धता को बढ़ाना, या बच्चों को तकनीकी शिक्षा देना, शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार करना, या फिर बच्चों को जो है डिजिटल शिक्षा से जोड़ना। तो इसका मेन एम था कि ब्लैक बोर्ड टू कंप्यूटर, नाम से ही पता लग रहा है जो कंप्यूटर जो ब्लैक बोर्ड है उनको छोड़ के बच्चों को जो डिजिटल एजुकेशन है उससे जोड़ना इसका मेन एम था। और साथ ही साथ जो अन्य जो टेक्निकल जो भी उपकरण है उसके
मीडियम के थ्रू बच्चों को शिक्षा देना इसका मेन एम था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है कि जो बच्चे हैं उनको डिजिटल शिक्षा से जोड़ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित रचना पुस्तक किस विषय पर आधारित है? ये गणित से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है, हिंदी से या फिर समाजशास्त्र से? तो एनसीईआरटी जो है वो हिंदी के लिए एक पाठ्यक्रम, जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसके लिए रचना करके पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, जिसमें जो भी हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज से और हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक एजुकेशन गारंटीड स्कीम का क्या उद्देश्य था? तो सर्व शिक्षा अभियान ने एक ईजीएस करके एक स्कीम चलाई थी, जिसका फुल मीनिंग था एजुकेशन गारंटीड स्कीम। इसका मेन एम क्या था ना, जो भी दूर दराज के जो भी इलाके थे उसमें स्कूलों की संख्या को बढ़ाना इसका मेन एम था, ताकि क्या हो, ताकि जो वहाँ रहने वाले बच्चे हैं उन तक भी शिक्षा की पहुँच बढ़े, एटलीस्ट वो स्कूल तक तो पहुँचे, उसके बाद जाके बाकी चीज़ें होंगी। तो उन इलाकों में भी जो स्कूलों की संख्या है उनको बढ़ाना एजुकेशन गारंटीड स्कीम का मेन एम था। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों की संख्या को बढ़ाना। तो अभी हमने सर्व शिक्षा अभियान की दो स्कीम देखी थी, कि एक कौन सी, ब्लैक बोर्ड टू कंप्यूटर, एंड सेकंड वाली एजुकेशन गारंटीड स्कीम। ठीक है, ये भी ध्यान रखने, क्योंकि हो सकता है आपसे ऑप्ट वन आउट में क्वेश्चन पूछ ले कि ये किसने जारी की थी, या कुछ भी मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। क्वेश्चन है मेरा, एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन किसने स्टार्ट करवाया था? तो ये करवाया था आपका एनसीईआरटी ने। इसका क्या उद्देश्य है, जो ये एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इसने स्टार्ट करवाया था, इसका मेन एम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, शिक्षा में के क्षेत्र में शोध करना। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रवृत्तियां प्रदान करना और प्रतिभाओं की पहचान करना। और अगला ऑप्शन क्या है, विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसका मेन एम क्या था ना, जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी पहचान करना और उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना, ताकि क्या हो, वो अपनी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें डेवलपमेंट कर पाएँ। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कि छात्रवृत्तियां प्रदान करना और प्रतिभाओं की पहचान करना। किसका मेन एम था? एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन किसने शुरू किया था? एनसीईआरटी ने। और थोड़ा एनसीईआरटी के फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या है ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा लाभ? सरकारी कर्मचारियों या फिर सेवाओं का तेजी से वितरण और पारदर्शिता है, केवल निजी क्षेत्र के लिए लाभकारी है, या केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना इसका मेन एम है? क्या है इसका मेन एम? पारदर्शिता जहाँ पे आएगा वहां पे आप सीधे समझ जाना कि ई गवर्नेंस की बात हो रही है। तो मेन एम है इसका, जो भी सेवाएं हैं उनका तेजी से वितरण और पारदर्शिता, मेनली फोकस जो सरकारी सेवाएं हैं उनका, उसमें पारदर्शिता हो और उसका सभी लोगों तक, सामान्य जो वितरण है तो सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो, ताकि जो नागरिक हैं टाइम पे उन सेवाओं को ले सकें और उनमें जो भी उनकी भागीदारी है उसको वो दे सकें। तो सही आंसर होगा हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मूल्य शिक्षा में मानवाधिकार से क्या तात्पर्य? अच्छा, थोड़ा वैल्यू एजुकेशन को देखें। पिछली बार का क्वेश्चन आया था ना, बहुत सिंपल सा, कि जो वैल्यू एजुकेशन में, मतलब इसका जो उद्गम है, जो वर्ड की बात कर रहे हैं वैल्यू, ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आया था। तो वो कहाँ से लिया गया है? वैल्यू एजुकेशन का जो है वो वेलेरे शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के वेलेरे शब्द से लिया गया है। कि इसमें जो मानवाधिकार है उससे क्या मीनिंग है? मूल्य शिक्षा में केवल शिक्षा के अधिकार से, केवल आर्थिक अधिकार है, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता के अधिकार है, केवल धार्मिक आधार है? तो यार एक चीज तो है ना, ये जो केवल है ना, ये तो अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। अगर मतलब कहीं पे भी ना केवल आंसर बहुत कम होता है, बहुत कम संभावना होती है कि जो केवल है ये किसी चीज का भी आंसर हो। हाँ, अगर क्वेश्चन है कुछ ऐसा, अगर सिर्फ एक में केवल है और अदर ऑप्शन ऐसे, वहां पे आप उसके साथ जा सकते हो, पर मोस्टली ये आंसर रॉन्ग ही होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जो मानवाधिकार टर्म है मूल्य शिक्षा में, इसका मीनिंग है कि एक ऐसा अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिलता है। ठीक है, जन्म के साथ ही मिलता है, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
मेरा ई गवर्नेंस के कौन से तत्व सरकार और नागरिकों के बीच संचार की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं? ई पार्टिसिपेशन है, ई सर्विसेज है, ई एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर ई पॉलिसी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई पार्टिसिपेशन। ई पार्टिसिपेशन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा तत्व हम कह सकते हैं जो कि जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन है उनके बीच जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको सरल बनाता है और सीधे सीधे जो सरकारी फैसले हैं, सरकारी चीजें हैं, उसमें नागरिकों को पार्टिसिपेट करने का मौका देता है। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ई पार्टिसिपेशन। अगला क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा को विद्यालयों में क्यों लागू किया जाता है? क्यों लागू किया जाता है भाई? वैल्यू एजुकेशन क्यों पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग से? क्यों आपकी जो किताबें होती हैं, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, उसमें संविधान की प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार हैं और काफ़ी सारी जो ड्यूटीज़ हैं, आप प्रेयर कर रहे हो, जब प्रेयर हो रही होती है स्कूल में, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। क्यों बताई जाती हैं वो? ऑप्शन क्या है कि छात्रों को केवल एक अतिरिक्त विषय के रूप में? नहीं। या फिर छात्रों को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का विकास करने के लिए? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का विकास करने के लिए क्या इंक्लूड किया जाता है? मूल्य शिक्षा को सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपको सिलेबस के ही एक किताब से ही आपको दी जाए, किसी भी आपके को करिकुलर एक्टिविटीज में भी मूल्य शिक्षा को आप दे सकते हो बच्चों को। कैसे? अब खुद वैसा आचरण करके, खुद वैसे एग्जाम्पल देके बच्चों को, ताकि बच्चों को क्या हो, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का एक उनके अंदर मतलब एक जिम्मेदारी आए कि वो उसको निभा सके, एक सकारात्मक भूमिका वो समाज के लिए दे सकें, एक पॉजिटिव वे में उसको ले जा सकें। तो ये इसमें सही आंसर होगा कि जो छात्र हैं उनमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का विकास करने के लिए मूल्य शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए या दी जाती है। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत सिंपल है, दिल्ली में है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। एनसीईआरटी का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया में शामिल कदमों में से कौन सा पहला कदम है? जो भी माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स है ना, उसमें पहला स्टेप कौन सा? योजना बनाना है, शिक्षण विधि का चयन है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, समूह निर्माण है? कौन सा है? योजना बनाना है। जब योजना बनाओगे उसके बाद ही शिक्षण विधि, सबसे पहले जब क्या करते थे, प्लान ही तो बनाते, टीचिंग प्लानिंग तो बनाते थे। योजना बनाएगा, उसी में तो वो सोचेगा ना कि मुझे कौन सी विधि का उपयोग करना है, कौन सी सामग्री करनी है, कौन से चीज़ों को पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, योजना बनाना। पहला स्टेप योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के किस प्रकार में छात्रों को उनके पिछले कार्यों के आधार पर अंक दिए जाते हैं? मतलब पहले जो बच्चों ने किया है उसके बेस पे बच्चों को मार्क्स देना किस प्रकार के मूल्यांकन का हिस्सा है? आंतरिक मूल्यांकन का है? आंतरिक मूल्यांकन का तो नहीं है। समग्र का तो लास्ट में दिया जाएगा। श्रेणीबद्ध का भी नहीं है। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका? संचयी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी, संचयी मूल्यांकन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जैसे कि जो भी, जैसे आपने कोई बच्चों को प्रोजेक्ट दिया था, कोई असाइनमेंट दिया था, बच्चा कोई को करिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, पिछले आधार पर उसको अंक देना संचयी मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के कौन से प्रकार में केवल अंत में छात्रों की पूरी सीख का मूल्यांकन किया जाता है? लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? समापन मूल्यांकन यहाँ पे हम कहेंगे, ऑप्शन जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही होगा, समापन मूल्यांकन। यानी जो लास्ट में है, इसको जैसे बोलते थे ना एनुअल एग्जाम जो बोला जाता था, वो है। यानी कि लास्ट में कोई आप एक एग्जाम ले लिया बच्चे का, कोई एक एक्टिविटी तो नहीं होगी यहाँ पे, एग्जाम ही होगा बच्चे का, एक एग्जाम करा दिया जिसके आधार पे उसकी जो पूरी सीख है, पूरा जो उसने सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन, किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों की पूरी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? कौन सा किया जाता है? जिसकी बात आजकल होती ही रहती है, वो क्या है? समग्र मूल्यांकन हम जिसको कहते हैं। निगरानी, बहुआयामी, संचयी कुछ नहीं है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? समग्र मूल्यांकन। यानी कि जो बच्चे की पूरी शिक्षा प्रणाली, जिसमें उसकी समझ है, उसकी एजुकेशन क्वालिटीज हैं, उसकी बच्चों के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, और उसका आपस में मतलब एक ग्रुप वर्क करने का क्या तरीका है, और उसकी क्रिएटिविटी क्या है, सारी ही चीज़ें, जो सारे ही पहलू हैं एक बच्चे से रिलेटेड, हम ये कह सकते हैं शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, इन सभी ही पहलुओं का अध्ययन जिस
मूल्यांकन के तहत होगा, उस मूल्यांकन को हम बोलेंगे समग्र मूल्यांकन, और इसको एक सीसी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन जो बोला जाता है उसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा समग्र मूल्यांकन, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, समग्र मूल्यांकन दिया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये आपकी समझ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा।